नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज से हम बिहार ITI इंस्ट्रक्टर 2026 की तैयारी करेंगे। हम टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का कंबाइंड 30 प्रश्नों का सेट हम डेली लाएंगे। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा क्वेश्चंस पसंद आता है, तो आप कमेंट्स करके बताइए कि कैसा है। नहीं तो फिर हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और ऊपर बढ़ाएंगे, ठीक है। और सब कुछ आपके फीडबैक पर निर्भर करता है। आप जैसा फीडबैक देंगे वैसा ही हम प्रश्न यहाँ पे लाएंगे। आइए, सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होती होगी, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब है 1 मिली एम्पियर से कम। देखिए, यदि मानव को 1 मिली एम्पियर से कम का करंट लगता है तो मानव को महसूस नहीं होगा, लेस देन 1 मिली एम्पियर, ठीक है। और देखिए, मानव का जो बॉडी का रेसिस्टेंस होता है, यदि बॉडी गीला है, ठीक है, यदि वेट बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस होता है 1000 ओम, ठीक है। और यदि ड्राई बॉडी है, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस हो जाता है 10,000 ओम, ठीक है। ये प्रश्न भी कई बार आ सकता है और आता ही है। और मानव को महसूस नहीं होगा करंट का यदि करंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 मिली एम्पियर हो तब, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए है, 1 मिली एम्पियर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि, ठीक है। देखिए, विद्युत से जो आग लगा है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से जो आग लगा है उसको बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। पानी क्या है? एक वाटर जो है एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गुड ब्लूटूथ मोड डिस्कनेक्टेड। कंडक्टर, ब्लूटूथ डिवाइस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो यदि पानी से यदि आप बिजली की आग को बुझाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? पानी का इलेक्ट्रोलिक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये कंडक्टिव होकर के पूरे एरिया में करंट फैल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिक्वेशन का मतलब होता है कंडक्टिव हो जाना, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है उससे इलेक्ट्रोलिक्वेशन हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है, ठीक है। विद्युत आवेश सिर्फ चालकों के माध्यम से प्रवाहित होता है और चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और यही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से विद्युत का चालन होता है, ठीक है। इसलिए विद्युत आवेश का प्रवाहित सिर्फ चालकों के माध्यम से होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, ठीक है। धातु के तार यानी मेटल वायर में, ठीक है, करंट का फ्लो होता है। करंट का फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के कारण मेटल्स में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है और यही इलेक्ट्रॉन्स करंट के फ्लो होने में मदद करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग जानते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होता है और केंद्र में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स पाया जाता है, ठीक है। और बाहर पैतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है और यही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर
क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं ऊष्मीय बहाव संवहन या थर्मल करंट। थर्मल करंट, ठीक है। थर्मल करंट क्या होता है? डिग्री तापमान प्रति डिग्री तापमान के अंतर पर आने वाली ऊष्मा का औसत, ठीक है, दर को हम थर्मल करंट कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत रोधी केबल में क्षरण धारा, ठीक है। देखिए एक विद्युत रोधी केबल है, ठीक है। एक केबल का स्ट्रक्चर है जिसमें देखिए ये इंसुलेशन लेयर है, ठीक है। इसको कोर बोलते हैं, जो कि मेन कंडक्टर है, इसको कोर बोलते हैं, ठीक है। और ये इनर शीथ है, ये आर्मर है। आर्मर क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है, ठीक है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। और ये पीवीसी का आउटर शीथ कवर है, ठीक है, जो आर्मर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो जो देखिए एक विद्युत रोधी केबल में क्या होता है, देखिए कह रहा है कि विद्युत रोधी केबल में, ठीक, विद्युत का जो केबल प्रतिरोध करता है उस केबल में कह रहा है कि लीकेज करंट किधर बहता है। तो उस करंट में, उस तार में जो विद्युत रोधी केबल है उसमें लीकेज करंट, क्षरण धारा यानी लीकेज करंट, ठीक है, लीकेज करंट उसमें कोर के साथ साथ अक्षतः प्रवाहित होती है, ठीक है। और उपयोगी धारा कोर के आच्छाद त्रिज्यता प्रवाहित होती है, ठीक है। ये विद्युत रोधी केबल है, इसलिए इसमें क्षरण धारा कोर के साथ अक्षतः प्रभावित होती है, ठीक है। और उपयोगी धारा यूजफुल करंट, उपयोगी धारा को कहेंगे यूजफुल करंट, ठीक है। यूजफुल करंट कोर से आच्छाद, ठीक है, एक्सियल, आच्छाद यानी एक्सियल तक त्रिज्यता ने रेडियल, बाहर की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कहता है किसी इंडक्टर या कॉइल का रेसिस्टेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए रेसिस्टेंस R बराबर होता है रो L अपॉन A, ठीक है। यदि आप फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। तो फेरों की संख्या बढ़ाकर भी कर सकते हैं। और रेसिस्टेंस निर्भर करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो यदि आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करेंगे तार का, ठीक है, तो भी आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तार का प्रयोग करके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि द्विमार्गी सिंगल पोल डबल टू वे सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है, ठीक है। देखिए ये सिंगल पोल है और दो मार्ग है, एक मार्ग ए है, एक मार्ग बी है, ठीक है। तो इसको, ये स्विच जो है किसको नियंत्रित करता है? तो ये क्या करता है, एक तार को दो स्थितियों में, ठीक है, कनेक्शन को नियंत्रित करता है। ये एक तार है और दो स्थिति है ए और बी, ठीक है, यानी एक तार दो स्थितियों को नियंत्रित करता है। और ये जो है सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच का सिंबल है। प्रश्न में कई बार ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, ठीक है। सिंगल पोल
एसपीडीटी का फुल फॉर्म भी आ सकता है, एसपीडीटी यानी सिंगल पोल डबल थ्रो। ठीक है, इसका सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये क्या करता है, एक तार से दो स्थितियों के कनेक्शन को नियंत्रित करता है, इसलिए बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कहता है कि तांबे का 0.1 ग्राम तुल्यांक जमा करने हेतु ताम्र इलेक्ट्रॉन युक्ति CuSO4 बिलियन से गुजरने वाली विद्युत की मात्रा होनी चाहिए। देखिए, एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम्ब। ठीक है, फैराडे का नियम है कि यदि आप किसी बिलियन से यदि आप करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स पे धातु की कुछ मात्रा जमा हो जाती है। ठीक है, और पहला नियम ये कहता है कि जितना ज्यादा करंट देंगे, जितना ज्यादा करंट या चार्ज पास करेंगे उतना अधिक धातु इलेक्ट्रोड्स पे जमा होगा, धातु इलेक्ट्रोड्स पर जमा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। ठीक है, ये फैराडे का पहला नियम है। दूसरा नियम कहता है कि यदि फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज अगर एक बिलियन से पास करते हैं और बिलियन अलग अलग है तो इलेक्ट्रोड पे अलग अलग मात्रा में धातु जमा होगा। ठीक है, तो देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट ताम्र को जमा करने के लिए 1 फैराड चार्ज की जरूरत पड़ता है, जो कि है 96,500 कूलम्ब। ठीक है, तो कह रहा है कि 0.1 ग्राम को जमा करने के लिए कितना चार्ज की आवश्यकता पड़ेगा। तो आप इसको क्या कीजिए, 96,500 इंटू 0.1 करेंगे तो आ जाएगा 9650। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 9650 कूलम्ब। अगला प्रश्न है, सभी प्रेरण प्रकार के ट्रांसड्यूसर निम्नलिखित पर आधारित होते हैं। देखिए, जितने भी इंडक्टिव प्रेरण प्रकार के यानी इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो फैराडे के नियम पे आधारित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहता है कि डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें होता है सिर्फ प्रतिरोध। देखिए, किसी भी सर्किट में 3 ही एलिमेंट होता है, या तो रजिस्टर होगा, ठीक है, या तो रजिस्टर होगा, या फिर उसमें कैपेसिटर होगा, या फिर उसमें इंडक्टर होगा। ठीक है, इंडक्टर होगा, इंडक्टर का सिंबल यही है। कैपेसिटेंस का को C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट फैराड होता है। इंडक्टर को L से रिप्रेजेंट करता है, इसका यूनिट हेनरी होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट ओम होता है। तो किसी भी सर्किट में ये 3 ही एलिमेंट पाया जाएगा, या तो रजिस्टर पाया जाएगा, या कैपेसिटर, या इंडक्टर, या फिर ये तीनों, या फिर कोई 2। ठीक है, तो कहता है कि डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें होता है सिर्फ रजिस्टर। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर है इसका यदि रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे, जिसको कि
कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, वो निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। XC बराबर होता है 1/2 पाई FC, ठीक है। और इंडक्टेंस कैसे निकाल लेंगे, तो इंडक्टेंस होता है 2 पाई FL, ठीक है, जहां पे F क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ पे F फ्रीक्वेंसी है। तो चूंकि AC परिपथ में फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट आता है और DC सर्किट में फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट नहीं होता है, तो DC परिपथ के सारे नियम AC परिपथ में लागू तब होंगे जब उसमें सिर्फ रजिस्टर होगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली के उपकरण की धातु की केसिंग को निम्नलिखित को सदैव सुनिश्चित करने के लिए भूसंकर्पित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए, ठीक है। मतलब जब भी आप किसी बिजली का उपकरण को देखेंगे तो उसका जो बॉडी होता है उसको अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और अर्थिंग क्या करता है कि एक लो कंडक्टिव पाथ प्रोवाइड करता है, इसमें थोड़ा भी करंट यदि लीक हुआ तो ये करंट सारा अर्थिंग जमीन में चला जाता है और किसी इंसान को नहीं लगता है। ये मान लिया स्विच बोर्ड है, ठीक है। तो स्विच बोर्ड का यदि केसिंग यदि मेटल का बना हुआ है तो इसको बॉडी को अर्थिंग करना आवश्यक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में कौन सा प्रतीक जीनर डायोड का है, ठीक है। देखिए जीनर डायोड का प्रतीक का चिन्ह एक डायोड होता है, ठीक है, एक डायोड होता है, इसके साथ एक मूंछ होगा, मूंछ एक दाएं निकला रहेगा, एक बाएं निकला रहेगा, इसको कहेंगे हम जीनर डायोड, ठीक है, इसको कहेंगे जीनर डायोड, ठीक है। इसका काम होता है, ये काम करता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे, ठीक है, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे। अगला प्रश्न है, हम एक लो पास फिल्टर को हाई पास फिल्टर या उल्टा कर सकते हैं, हमें बस कौन सा तत्व बदलना होगा। देखिए एक लो पास फिल्टर है, ठीक है, लो पास फिल्टर ऐसे डिजाइन किया जाता है, ये इसका इनपुट साइड है, इनपुट साइड है, ये इसका आउटपुट साइड है, ठीक है। देखिए लो पास फिल्टर में क्या करता है, लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर क्या करेगा कि लो फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल रहेगा उसको आउटपुट पे जाने देगा और हाई फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल रहेगा उसको इधर से क्या करेगा, ये बाईपास कर देगा, ठीक है। तो कैपेसिटर का हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर का XC बराबर होता है 1/2 पाई FC, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का कुछ भी वैल्यू आए, ठीक है, तो XC का कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में क्या है कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बहुत कम है, तो उस केस में क्या है कि सिग्नल को इधर तो आने देता है वो, ठीक है, और आउटपुट पे तो आपको मिलता है, लेकिन जैसे हाई फ्रीक्वेंसी होता है तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एक शॉर्ट सर्किट पाथ बना देता है, करंट मतलब जो सिग्नल है हाई फ्रीक्वेंसी का सब इधर से लौट जाता है, आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिलता है। इसको यदि आप हाई पास फिल्टर बनाना चाहते हैं तो इस आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर का पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा और रजिस्टर का पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बन जाएगा आपका हाई पास फिल्टर, ठीक है। ये इनपुट साइड है, ये आउटपुट साइड है, ठीक है। यह है हाई पास फिल्टर।
ये कैसे हाई पास है? हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ये तो जाने देगा, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए क्या करेगा, कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा यहीं पे, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कंप्लीटली यहीं पे ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो और हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को आपको इधर आने देगा और आउटपुट पे हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आपको मिलेगा। तो आप एक लो फ्रीक्वेंसी लो पास फिल्टर से हाई पास फिल्टर में बनाना चाहते हैं तो आपको कैपेसिटर का पोजीशन बदलना पड़ेगा, ठीक है। और कैपेसिटर क्या है, एक फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसका सही जो होगा आवृत्ति दर्शाने वाला कंपोनेंट को या एलिमेंट को बदलने होंगे। अगला प्रश्न है, किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है, देखिए एक ट्रांजिस्टर में होता है इमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। एक ट्रांजिस्टर में एक यही तीन हिस्सा होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर होता है वो सबसे अधिक चौड़ा होता है, विड्थ, ठीक है। इसकी विड्थ सबसे कम होती है, लोवेस्ट विड्थ, ठीक है। और इसकी मॉडरेट विड्थ, मॉडरेट विड्थ, ठीक है। अब डोपिंग की बात यदि करते हैं, यदि आप डोपिंग किसकी बात करते हैं तो इमीटर का जो डोपिंग होता है वो सबसे अधिक होता है, हाईली डोप्ड, ठीक है। बेस को हम बहुत कम डोप करते हैं इसलिए होता है लाइटली डोप्ड, ठीक है। अब कलेक्टर को मॉडरेटली डोप्ड रखते हैं, डोप्ड। अब कह रहा है कि ट्रांजिस्टर का आधार होता है, आधार यानी बेस, तो बेस को हम लाइटली डोप्ड रखते हैं, इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। देखिए ट्रांजिस्टर को यहां दर्शाया गया है, ये इसका इमीटर टर्मिनल है, ठीक है। और इसका बेस टर्मिनल है, बेस की चौड़ाई देख लीजिए कम है, कलेक्टर की चौड़ाई सबसे अधिक है, ठीक है। इमीटर को भारी मात्रा में डोपिंग किया गया है, हाईली डोप्ड है, ठीक है। बेस लाइटली डोप्ड है और इमीटर मॉडरेटली डोप्ड है, ठीक है। देखिए ये है आपका एक, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कौन सा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, कौन एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो एरो पे ध्यान दीजिए, जो एरो बेस टर्मिनल की तरफ हो, ठीक है, वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और जब बेस टर्मिनल से बाहर की तरफ एरो हो तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम पावर ट्रांसफर के लिए एम्पलीफायर का VZ का लोड प्रतिरोध होना चाहिए। देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहता है, MPT थ्योरम कहता है कि मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर होने के लिए इनपुट रेसिस्टेंस बराबर होना चाहिए लोड रेसिस्टेंस, ठीक है। लोड रेसिस्टेंस, ठीक है। माफ कीजिए आउटपुट रेसिस्टेंस, ठीक है, इनपुट नहीं आउटपुट रेसिस्टेंस। आउटपुट रेसिस्टेंस बराबर होता है लोड रेसिस्टेंस। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकता है 50% ही, ये भी एक प्रश्न है, ठीक है, कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर किया जा सकता है 50% तक ही, उससे ज्यादा पावर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है एम्पलीफायर का आउटपुट प्रतिरोध के मान के तुल्य होना चाहिए लोड प्रतिरोध, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि ऋणात्मक फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, अस्थिरता को बढ़ाता है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक अस्थिरता को कम करता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। तो देखिए
यूजेटी का फुल फॉर्म है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। जेफीटी का फुल फॉर्म है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। और मॉसफेट का फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसमें सबसे अधिक जो तीव्र होता है वो होता है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अर्थात मॉसफेट। अगला प्रश्न है दशमलव प्रणाली में 8 को बाइनरी प्रणाली के समतुल्य होगा। देखिए डेसिमल प्रणाली में 8, बाइनरी प्रणाली में द्विधारी को कहते हैं बाइनरी। बाइनरी प्रणाली में कैसे लिखेंगे, तो 8 को बाइनरी में बदलिए, 2 से भाग दीजिए, 2 चौके 8 बचा 0, ठीक है, 2 दूनी 4 बचा 0, ठीक है, 2 एका 2, ठीक है, बचा 0। तो अब कैसे लिखेंगे, ये है इसका एमएसबी बिट, ये है एलएसबी बिट, ठीक है। तो एमएसबी टू एलएसबी आप लिखिए 1 0 0 0, ठीक है, 1 0 0, ये क्या है बाइनरी में है, इज इक्वल टू है ये 8 डेसिमल नंबर में। इसको तोड़ना आप चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 प्लस 2 का पावर 0, ठीक है, 2 का पावर 0, ठीक है, प्लस 0 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 3, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 8, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है सी 1000। अगला प्रश्न है लाल रंग की तार को निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए आप तार देखे होंगे, ठीक है, कौन सा तार, बिजली का तार, घर में जो इस्तेमाल करते हैं वायरिंग वगैरह के लिए, उसमें 2 तार जाता है, ठीक है, एक होता है फेज वायर, एक होता है फेज वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, ठीक है। फेज का जो वायर होता है ऑलवेज रेड कलर का होता है और न्यूट्रल का ब्लैक या फिर ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो लाल रंग की तार कह रहा है तो किसके लिए उपयोग किया जाता है ऑलवेज, ये फेज वायर के लिए, इसलिए सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि डीसी मशीन की चाल यदि दुगनी कर दी जाए तो और फ्लक्स स्थिर रहे तो ईएमएफ क्या होगा। देखिए डीसी मशीन का जो ईएमएफ होता है ये होता है, डीसी मशीन का ईएमएफ होता है P फाई एन जेड अपॉन 60 ए, ठीक है, जहां P है नंबर ऑफ पोल्स, Z है नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है, N है स्पीड और फाई है फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, फाई है फ्लक्स और A है पैरेलल पाथ फॉर कंडक्टर्स, ठीक है।
आप देख सकते हैं ईएमएफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, ठीक है। तो कह रहा है कि फ्लक्स को यदि स्थिर रखा जाए और चाल को दुगनी कर दी जाए तो ईएमएफ भी क्या होगा, दुगना हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही हो, ठीक है, और फील्ड वाइंडिंग यदि खुल जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी, ठीक है। यदि डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है और फील्ड वाइंडिंग यदि खुल जाए तो मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी। अगला प्रश्न है, विद्युत मशीनों में लैमिनेटेड कोरों का प्रयोग निम्नलिखित को घटाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भावार धारा को हानि को कम करने के लिए। देखिए एक ट्रांसफार्मर है, ये उसका कोर है, इसके कोर के को पतले पतले शीट्स में तोड़ करके बनाया गया है, ठीक है। ये इसी को कहते हैं लैमिनेशन ऑफ कोर, लैमिनेशन ऑफ कोर, ठीक है। तो इसको करते हैं ताकि ईडी करंट लॉसेस कम से कम हो। अगला प्रश्न है, एक मेगर में नियंत्रण बालाघूर्ण द्वारा प्रदत्त किया जाता है। देखिए जितना भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ठीक है, उसमें जो कंट्रोल टॉर्क दिया जाता है वो हेयर स्प्रिंग से दिया जाता है, ठीक है, हेयर स्प्रिंग से दिया जाता है। परंतु मेगर एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मेगर इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं, पहले ये देख लीजिए, मेगर इंस्ट्रूमेंट से हाई इंसुलेशन मेजर करते हैं, हाई इंसुलेशन मेजर करते हैं, ठीक है। हाई इंसुलेशन को मेजर करने के लिए करते हैं। इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हेयर स्प्रिंग का यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पे कंट्रोल कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। अब कंट्रोल कॉइल दो कॉइल से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है करंट कॉइल, ठीक है, और दूसरा होता है पोटेंशियल कॉइल। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि कंट्रोल टॉर्क किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वो एक कुंडली के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है जिसमें है करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल। देखिए ये मेगर का सर्किट डायग्राम है। देखिए इसमें दो कॉइल है, ठीक है, एक को करंट कॉइल कहते हैं, एक को पोटेंशियल कॉइल कहते हैं। ये है आपका करंट कॉइल और बी है पोटेंशियल कॉइल, ठीक है। यही इसका कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। अगला प्रश्न है, एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर सेल्फ स्टार्टिंग होता है, ठीक है। पॉलीफेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। अगला प्रश्न है कि अनएक्साइटेड सिंगल फेज तुल्यकालिक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर एक हिस्टैरिसीस मोटर होता है, ठीक है। हिस्टैरिसीस मोटर का कहने का तात्पर्य यह हुआ ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि समुन्नत ध्रुव रोटर का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब है अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर में। अगला प्रश्न है कि तुल्यकाली मोटरें होती है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर होता है, कैसा होता है, नॉन सेल्फ स्टार्टिंग होता है। जितना भी सिंक्रोनस मोटर होगा वो नॉन सेल्फ स्टार्टिंग होगा या गैर सेल्फ स्टार्टिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो देखिए ट्रैक्शन कार्य के लिए ऑलवेज डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है।
आप ट्रेन का जो इंजन होता है उसमें ट्रैक्शन मोटर लगा हुआ होता है, ठीक है, और ट्रैक्शन मोटर को चलाने के लिए डीसी पावर सप्लाई की जरूरत होती है, ठीक है। तो ट्रेन को सप्लाई तो एसी दिया जाता है, लेकिन फिर वहां पे उसको एसी को डीसी में बदल करके ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई देते हैं। अगला प्रश्न है कि एक 8 ध्रुव वाले तरंग कुंडल में जुड़े डीसी मशीन के आर्मेचर के कितने समानांतर पथ होंगे? तो इसका सही जवाब है 2, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपको कैसा लगा ये वीडियो, फीडबैक में कमेंट्स जरूर दीजिए, ताकि आपके लिए ITI इंस्ट्रक्टर का बहुत ही बेहतर क्वेश्चन ला सकें। धन्यवाद।